आप सभी को नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह विषय है आधारित सिद्धांत अर्थात ग्राउंडेड थ्योरी। जैसा कि आपको विदित है कि अनुसंधान के दो प्रमुख उपागम होते हैं। एक उपागम गुणात्मक उपागम यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच, दूसरा मात्रात्मक उपागम यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसमें से जो गुणात्मक उपागम है इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं जिनको हम किसी भी शोध के लिए, खासकर शैक्षिक अनुसंधान के लिए हम उपयोग करते हैं। उसमें से एक प्रमुख विधि है आधारित सिद्धांत। आधारित सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से हम शैक्षिक अनुसंधानों में आधारित सिद्धांत का उपयोग करते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नित्य प्रतिदिन हम बहुत सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं तथा अंतक्रियाएं करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन क्रियाएं, प्रक्रियाएं और अंतक्रियाओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए कोई सिद्धांत हमारे पास नहीं होता। तो इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार की प्रक्रियाएं तथा अंतक्रियाएं जिनकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं होता, उनकी व्याख्या करने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम एक नया सिद्धांत का निर्माण करें। और जो आधारित सिद्धांत अनुसंधान है उसके अंतर्गत हम यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी अंतक्रियाएं जिनकी व्याख्या करने के लिए कोई सिद्धांत उपलब्ध नहीं है, उस सिद्धांत का निर्माण हम इस शोध की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको परिभाषित करने के लिए, जिसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास कोई सिद्धांत उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम कोई सिद्धांत का निर्माण करें। आधारित सिद्धांत में हम वही काम करते हैं। हम ऐसी प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं जिनकी व्याख्या के लिए कोई सिद्धांत उपलब्ध नहीं होता। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यह जो सिद्धांत का जो हम निर्माण करते हैं वह आंकड़ों के आधार पर निर्माण करते हैं, यानी कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उन आंकड़ों के आधार पर ही हम उस सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ये देखना चाहते हैं कि एक शिक्षक प्रशिक्षक होने के नाते किस प्रकार से एक विद्यार्थी शिक्षक अपने आप को किस प्रकार से शिक्षक के रूप में विकसित करता है, या हम जानना चाहते हैं कि कोई शिक्षक क्यों इतना रुचि रखता है अपनी कक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ाने में, या आप जानना चाहते हैं कि जैसे वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है तो क्यों कुछ विद्यार्थी या कुछ शिक्षक उन कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अर्थात ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिन प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए हमें किसी सिद्धांत के निर्माण की आवश्यकता हो। उस सिद्धांत के निर्माण का कार्य हम ग्राउंडेड थ्योरी अर्थात आधारित सिद्धांत के आधार पर करते हैं। आधारित सिद्धांत को स्ट्रोस एंड कॉर्बिन ने 1994 में डिफाइन करते हुए, परिभाषित करते हुए कहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी इज अ जनरल methodology for developing theory that is grounded in data which is systematically gathered and analyzed। मतलब क्या है इसका कि ग्राउंडेड थ्योरी इस प्रकार की शोध प्रक्रिया है जिसमें हम कोई एक थ्योरी का निर्माण, एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। वह सिद्धांत जो कि आंकड़ों पर आधारित होता है और वो आंकड़े जिनको हम क्रमबद्ध रूप से संकलित करते हैं तथा विश्लेषित करते हैं। यदि हम ग्राउंडेड थ्योरी के विकास की बात करें तो B.G. ग्लेसर तथा A.L. स्ट्रोस नामक दो समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने 1967 में द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी नामक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक में उन्होंने इस आधारित सिद्धांत के संबंध में अपने विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे। इसके पश्चात कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने भी, जैसे कि कॉर्बिन या कैथी चार्मास जैसे अन्य समाजशास्त्रियों ने भी आधारित सिद्धांत के संबंध में अपने विचार दिए हैं।
ग्लेसर तथा स्ट्रॉस समाजशास्त्री थे। तो इस अनुसंधान या इस शोध विधि का जो रूट्स हैं, जो मूल है, वह मूल समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी परिभाषाएं समय समय पर आधारित सिद्धांत के संबंध में विभिन्न अनुसंधायकों द्वारा या विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा या विभिन्न इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा दी गई हैं। यदि उन सभी परिभाषाओं का हम अवलोकन करें, उन्हें विश्लेषण करें, तो आधारित सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हमारे सामने उभर के सामने आती हैं। क्या मान्यताएं हैं वे, उनके संबंध में हम एक एक करके बात करते हैं। ये कहा जाता है कि यह सिद्धांत यानी कि जो आधारित सिद्धांत है पूर्व निर्धारित अथवा परीक्षित न होकर आकस्मिक होता है। क्या मतलब है इसका? कि ये जो सिद्धांत है, जो हम सिद्धांत बनाते हैं आंकड़ों के आधार पर, वह पहले से डिसाइडेड अथवा पहले से टेस्टेड नहीं होता, वह इमर्जेंट होता है। और इमर्जेंट कैसे होता है कि जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, उसके साथ 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 ही उसके विश्लेषण के साथ ही एक नए सिद्धांत के निर्माण की रूपरेखा हम प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है कि यह सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित होता है, जो कि आगमनात्मक होता है, अर्थात इसमें छोटी छोटी घटनाएं तथा तथ्यों के आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि जो ग्राउंडेड थ्योरी है वह इंडक्टिव थिंकिंग की अप्रोच को पर आधारित होती है, अर्थात वहां हम छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे तथ्यों, छोटे छोटे विचारों के आधार पर सिद्धांत के निर्माण की तरफ बढ़ते हैं। आधारित सिद्धांत में सिद्धांत का निर्माण व्यवस्थित रूप से आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण का परिणाम होता है, अर्थात कि जब हम यहाँ पर आंकड़ों का संकलन करते हैं तो आंकड़ों के संकलन के साथ साथ ही हम विश्लेषण की प्रक्रिया भी करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आज मैंने आंकड़ों का संकलन किया, आज मैंने कोई साक्षात्कार लिया, उस साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों का मैं आज ही विश्लेषण करूं और उसके आधार पर मैं जो मुझे कल साक्षात्कार लेना है या उसके आगे जो मुझे साक्षात्कार लेना है उसकी रूपरेखा बनाऊं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सिद्धांत का निर्माण क्या होता है वह व्यवस्थित रूप से आंकड़ों के संकलन तथा साथ साथ किए गए विश्लेषण के आधार पर होता है। अगली मान्यता, यदि हम आधारित सिद्धांत की बात करें तो वह है कि सिद्धांत आंकड़ों में अंतर्निहित होता है, जिसको सिर्फ खोजा जाना है, अर्थात आंकड़े अपने आप में किसी डायरेक्शन को, किसी दिशा को हमारे सम्मुख रख देते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक अनुसंधायक होने के नाते हमें उन आंकड़ों में निहित तथ्यों की खोज करनी है और उसके आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तावित करना है। एक उदाहरण के साथ से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई एक तालाब है, एक स्विमिंग पूल है, उसमें हमने कुछ सामान डाल दिया, तो स्विमिंग पूल भी आपके सामने है, उसमें पड़ा हुआ सामान भी आपके सामने है। अब क्या है, अब ये कहा जाए कि उस सामान को आपको बाहर निकाल के लेके आना है। वह सामान छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और मध्यम आकार का भी हो सकता है। अब ये किस पर निर्भर करेगा? अब ये निर्भर करेगा एक तैराक की कार्यकुशलता पर, तो वो कितनी इफेक्टिवली स्विमिंग कर सकता है, क्या किस प्रकार से वह सामान को ढूंढ सकता है। यहीं पर एक जो अनुसंधायक है वह उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि वह कितना प्रभावी तरीके से आंकड़ों में निहित सिद्धांत को ढूंढे और उसके अनुसार एक सिद्धांत को प्रस्तावित करे। जब हम बात करते हैं आधारित सिद्धांत की, तो इस आधारित सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिन्हें हम एक एक करके अब समझने का प्रयास करते हैं। पहली प्रमुख विशेषता है आधारित सिद्धांत की कि यहाँ पर सैद्धांतिक प्रतिदर्श यानी कि थ्योरेटिकल सैंपलिंग का हम उपयोग करते हैं। आधारित सिद्धांत की एक सबसे प्रमुख विशेषता सैद्धांतिक प्रतिदर्श का उपयोग है। अन्य बहुत सारे अनुसंधान हैं जहां पहले से ही प्रतिदर्श अथवा अपना सैंपल, अपना न्यायादर्श निर्धारित करके चलते हैं, लेकिन
ये एक इस प्रकार का अनुसंधान प्रक्रम है जहां हम पहले से निर्धारित नहीं करके चलते कि हमें कितने आंकड़ों का संकलन करना है, किन से आंकड़ों का संकलन करना है तथा किस प्रकार आंकड़ों का संकलन करना है। यह उस अनुसंधान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से आंकड़ों का संकलन किन प्रतिदर्श पर करेंगे। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातें हैं जिन प्रमुख बातों को हम ध्यान में रखकर इस सैद्धांतिक प्रतिदर्श को परिभाषित करेंगे। पहली बात है कि यहाँ पर जो सैंपल है, यहाँ पर जो प्रतिदर्श है वह इंटेंशनल होता है, यानी कि साभिप्राय होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पहले से डिसाइड किया गया प्रतिदर्श नहीं होता। हम पहले ये निर्धारित नहीं कर लेते कि हमें इन्हीं लोगों पर आंकड़ों का संकलन करना है। जब आंकड़ों के संकलन की शुरुआत करते हैं तब यह निर्धारित किया जाता है। तो इंटेंशनल होता है, साथ में रिप्रेजेंटेशन का गुण हो यह आवश्यक नहीं होता। अर्थात जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिदर्श हो यह आवश्यक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर हम पहले से यह निर्धारित नहीं करते कि हमारा जो प्रतिदर्श होगा वह कितना होगा, है ना, और किस प्रकार से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सैद्धांतिक प्रतिदर्श के अंतर्गत पहली विशेषता यह होती है कि यहाँ पर प्रतिदर्श साभिप्राय यानी कि सुविचारित होता है, जिसको हम कहें कि वह इंटेंशनल होता है और उसमें प्रतिनिधित्व करने का गुण हो अथवा न हो यह आवश्यक नहीं होता। दूसरा है संतृप्ति का संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन। जब हम न्यायादर्श से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से आंकड़ों का संकलन कर रहे होते हैं तो जब आपको यह लगने लगता है कि अब हमें कोई भी जो हम नया आंकड़ा संकलन करने जा रहे हैं वह आंकड़ा कुछ नई इंफॉर्मेशन, नई सूचनाएं, नए तथ्य प्रस्तुत नहीं करेगा, उसी समय हम अपने आंकड़ों का संकलन रोक देते हैं। अर्थात जब आपको लगने लगे कि अब हमने पर्याप्त आंकड़े संकलित कर लिए हैं तथा नए आंकड़ों से अब आपको कुछ नई सूचनाएं नहीं मिलेंगी, नए तथ्य नहीं मिलेंगे, उसी समय क्या आप क्या करते हैं? आप आंकड़ों का संकलन रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको यह लगने लगता है कि अब नए सूचनाएं हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों को हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि आप ये जानना चाहते हो कि एक अमुक शिक्षक है, उस शिक्षक की कक्षा में सभी लोग या सभी विद्यार्थी क्यों उपस्थित होना चाहते हैं, है ना। हो सकता है एक बहुत ही प्रिय शिक्षक हो सभी विद्यार्थियों का और सभी चाहते हैं कि हम उनकी कक्षा कभी भी मिस ना करें। तो अभी आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों इतने सारे विद्यार्थी एक अमुक शिक्षक की कक्षा को कभी भी क्यों नहीं मिस करना चाहते, हमेशा क्यों चाहते हैं कि उसकी कक्षा में उपस्थित रहें। तो आप कुछ लोगों से, उदाहरण के लिए हम मान लें कि 100 विद्यार्थी हैं उनके उस अमुक शिक्षक के, तो आप क्या करें? आपने आंकड़ों का संकलन शुरू कर दिया। एक व्यक्ति से बात की, 2 व्यक्तियों से बात की, 3 से बात की, 4 से बात की, 5 से बात की। जब आपको लगने लगा कि 10 विद्यार्थियों से हमने बात कर चुके हैं, उनका साक्षात्कार कर चुके हैं और हमें सिर्फ रिपीटेड इंफॉर्मेशन यानी कि बार बार वही सूचनाएं मिल रही हैं जो पहले व्यक्ति ने दी थी या पहले विद्यार्थी ने दी थी या दूसरे विद्यार्थी ने दी थी या तीसरे ने दी थी या फिर 8वें ने दी थी, है ना। तो जब आपको लगने लगे कि अब सूचनाएं पुनः वही सूचनाएं हमें मिल रही हैं जो पहले से मिलती आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वहीं पर अपने आंकड़ों का संकलन रोक देते हैं और जितने आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर ही हम सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। सैद्धांतिक प्रतिदर्श के अंतर्गत तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि हम यहाँ पर थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी की बात करते हैं, यानी कि सैद्धांतिक संवेदनशीलता की बात करते हैं। जब एक अनुसंधायक यह जान जाता है कि संकलित किए गए आंकड़े में से कौन से आंकड़े हमारे लिए उपयोगी हैं और उन आंकड़ों को वह अलग कर लेता है, साथ ही जो आंकड़े हमें उपयोगी लगते हैं ऐसे ही उपयोगी आंकड़ों को पुनः
संकलित करने का प्रयास करता है तो इस प्रक्रिया को सैद्धांतिक संवेदनशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लें कि हम घरों में बहुत सारे सामान लेके आते हैं, जैसे मान लें पालक की एक गड्डी लेके आए हम, तो जब हम पूरी की पूरी गड्डी लेके आ जाते हैं उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं अलग अलग, तो अब हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कौन से पत्ते हमारे लिए उपयोगी हैं, तो उनको पत्तों को हम अलग कर लेते हैं, जो खराब होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, उन पत्तों को हम साइड में कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, जो आंकड़े हमारे लिए उपयोगी होते, यानी कि जो हमारे सिद्धांत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उपलब्ध होते हैं, उन आंकड़ों को हम एक तरफ रख लेते हैं, साथ में ऐसे ही उपयोगी आंकड़ों के संकलन का प्रयास उसके पश्चात करते हैं। तो थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी यानी कि सैद्धांतिक संवेदनशीलता का कंसेप्ट इसके अंतर्गत, सैद्धांतिक प्रतिदर्श के अंतर्गत हम मान के चलते हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है आधारित सिद्धांत की, वह है अ प्रोसेस अप्रोच, अर्थात प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम क्या है? इस आधारित सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम किसी प्रोसेस की स्टडी करते हैं, है ना, किन्हीं क्रियाओं की अध्ययन करते हैं, किन्हीं अंत्यक्रियाओं का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे ही जो क्रियाएं, जो अंत्यक्रियाएं हो रही होती हैं, उन अंत्यक्रियाओं किस प्रकार घटित हो रही हैं तथा वो अंत्यक्रियाएं किस प्रकार एक सिद्धांत के निर्माण के लिए हमें आधार प्रदान कर रही हैं, आधारित सिद्धांत के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय में एक जो काउंसलर है यानी कि परामर्शदाता है और एक परामर्श प्राप्त करने वाला है, अभ्यर्थी है, उन दोनों के मध्य किस प्रकार वार्तालाप हो रहा है, किस प्रकार अंत्यक्रियाएं हो रही हैं और किस प्रकार वो एक दूसरे को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं का किस प्रकार समाधान हो रहा है। यदि हम ये अध्ययन करना चाहते तो हम क्या करेंगे, उनके मध्य हो रही अंत्यक्रियाओं का स्टडी करेंगे। तो क्योंकि ये प्रोसेस पर आधारित होता है तो इसलिए इस प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। और प्रोसेस अप्रोच होने के साथ साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रक्रिया उपागम में, कि यहाँ पर हम कैटेगरीज, थीम्स और विभिन्न कोड्स को जनरेट करते हैं और इन्हीं के आधार पर आगे चलकर हम सिद्धांत का भी निर्माण करते हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है इस प्रक्रिया उपागम की, वह है इन विवो कोड्स। ये क्या है? ये है कि आप जब किसी भी प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो प्रतिभागी हैं, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे आपको कुछ विचार मिलते हैं। उन विचारों को, उन प्रमुख बिंदुओं को उसी रूप में लिख लेना जिस रूप में वो आपको मिल रहे हैं, है ना, उसी रूप में आप उनको लिख लेते हैं जिस रूप में वो मिल रहे हैं, उनको इन विवो कोड के नाम से जान लेते हैं। यानी कि उसमें एक रिसर्चर, एक अनुसंधायक होने के नाते आपका प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण नहीं होता, है ना, आप किस तरीके से उन्हें उन सूचनाओं को प्रत्यक्षीकृत कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वहाँ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं वह महत्वपूर्ण है। आधारित सिद्धांत के आधार पर कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो ये आपको स्पष्ट रूप से जानना होगा कि आप लोग या हम उस प्रक्रिया को उसी रूप में स्पष्ट करें, उसी रूप में लिखें जिस रूप में वो हमारे सामने घटित हो रही है, ना कि अपने विचार या अपने प्रत्यक्षण को उसमें स्थान दें। अगली जो विशेषता है आधारित सिद्धांत की, वह है अविरत तुलनात्मक प्रदत्त विश्लेषण, यानी कि कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या होता है इस विशेषता के अंतर्गत? जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि यहाँ पर हम जब आंकड़ों का संकलन करते हैं तो विश्लेषण की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहती है। तो वह जो विश्लेषण है व्यक्तिगत रूप से तो होता ही है, साथ ही जो इंडिविजुअली या एक आंकड़े का हमने विश्लेषण किया उसका संबंध या उसका विश्लेषण हम दूसरे आंकड़े के विश्लेषण के साथ साथ भी यहाँ पर करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि
कांस्टेंट कंपैरेटिव यानी कि अविरत तुलनात्मक आंकड़ा या प्रदत्त विश्लेषण। कैसे? हमने एक साक्षात्कार लिया, एक साक्षात्कार के आंकड़ों का विश्लेषण किया, फिर हमने दूसरा साक्षात्कार लिया, दूसरे आंकड़ों का विश्लेषण किया, तीसरा साक्षात्कार लिया, तीसरे आंकड़ों का विश्लेषण किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने अलग अलग उन आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि जो पहला आंकड़ा हमने लिया था उस आंकड़े का दूसरे आंकड़े के साथ क्या संबंध है, दूसरे आंकड़े का तीसरे आंकड़े के साथ क्या संबंध है, और तीसरे आंकड़े का पहले और दूसरे आंकड़े के साथ क्या संबंध है। तो अविरत यानी कि कांस्टेंट तुलनात्मक प्रदत्त विश्लेषण यानी कि जहां हम तुलना करते रहते हैं। यहां पर किस चीज की तुलना करते रहते हैं? घटना की घटना से तुलना, इंसिडेंट की इंसिडेंट से तुलना। और इंसिडेंट के आधार पर, घटनाओं के आधार पर हम यहां पर कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। तो घटनाओं की वर्ग के साथ तुलना यानी कि कैटेगरीज के साथ तुलना, फिर एक कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी के साथ तुलना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव, कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस यहां पर करते हैं, यानी कि अविरत तुलनात्मक प्रदत्त विश्लेषण। अगली जो प्रमुख विशेषता है वह विशेषता है मेमोज अर्थात ज्ञापन और स्मृति पत्र। मेमोज या ज्ञापन और स्मृति पत्र क्या होते हैं? ये वे नोट्स होते हैं जो कि रिसर्चर के द्वारा, जो कि अनुसंधायक के द्वारा संकलित किए जाते हैं। और कब संकलित किए जाते हैं? जब वह आंकड़ों का संकलन कर रहा होता है। और ये मेमोज क्या करते हैं? ये उसे थ्योरी जनरेशन यानी कि सिद्धांत के निर्माण में सहायता करते हैं। ये छोटे यानी कि जिसमें कम शब्द हों, मध्यम आकार के या बहुत विस्तृत रूप से लिखे गए भी हो सकते हैं। साथ ही एक थ्योरी का, एक सिद्धांत का निर्माण करने के लिए ये एक ऑनगोइंग डायलॉग के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने जब साक्षात्कार लिया तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब उस साक्षात्कार के पश्चात आप, हो सकता है कि आपके स्मरण में ना रहें, तो उस पूरे की पूरी प्रक्रिया को ही लिख लेना, उस पूरे की पूरी प्रक्रिया को ही अपने पास रिकॉर्ड कर लेना, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो उन मेमोज, उन स्मृति पत्रों के आधार पर आप जो आधारित सिद्धांत का निर्माण करने चाह रहे हैं वह सिद्धांत का निर्माण कर सकें। अर्थात ऐसी सूचनाएं जो कि एक अनुसंधायक के द्वारा आंकड़ों के संकलित करते समय लिखी जाती हैं, वह मेमोज अथवा स्मृति पत्र के रूप में जानी जाती हैं। अगली जो विशेषता है आधारित सिद्धांत की, वह है मूल वर्ग यानी कि कोर कैटेगरी। जैसे कि हमने पहले बात की है कि यहाँ आधारित सिद्धांत में हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, है ना। आंकड़ों का संकलन करने के पश्चात उन्हें तुरंत विश्लेषित करते हैं, और विश्लेषित करने के साथ साथ हम अगले आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। साथ ही जो आंकड़े हम क्रमबद्ध रूप से संकलित करते जा रहे हैं उन्हें साथ ही साथ हम विश्लेषित भी करते जाते हैं। अब जब हमने आंकड़ों का संकलन कर लिया, उन्हें साथ ही साथ विश्लेषित भी कर लिया, तो विश्लेषण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? कोडिंग का काम करते हैं, कोड्स जनरेट करते हैं। और जो कोड हम जनरेट करते हैं इनिशियली या शुरुआत में हम उनको कैटेगरीज के रूप में या वर्ग के रूप में स्पष्ट करते हैं। तो एक एक करके जब हम बहुत सारी कैटेगरीज जनरेट कर लेते हैं तो उन कैटेगरीज में से, उन वर्गों में से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी कैटेगरी या कौन सा वर्ग जो है फोकस्ड है, यानी कि जिसके चारों तरफ समस्त अन्य वर्ग हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो एक मूल वर्ग को की पहचान करना और उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखना,
ताकि हम उस मूल वर्ग के आधार पर ही अन्य जो वर्ग हैं, अन्य जो कैटेगरीज हैं, उनसे उसका संबंध ज्ञात कर सकें। साथ ही संबंध ज्ञात करने के साथ साथ हम एक आधारित सिद्धांत का निर्माण कर सकें। इसलिए हम एक कोर कैटेगरी, एक मूल वर्ग का संचयन यहाँ पर करते हैं। इसलिए एक मूल वर्ग का हम चयन यहाँ पर करते हैं। उदाहरण से हम इसको बात को समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक बताया था आपको अभी उदाहरण कि एक अमुक शिक्षक है, उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी उपस्थित होना चाहते हैं। तो यहाँ हो सकता है आप क्या करें, आप एक विद्यार्थी से आपने साक्षात्कार लिया, उसने कहा कि जो अमुक शिक्षक है वो बहुत ही प्रभावी शिक्षण कार्य करता है, उनका संप्रेषण बहुत अच्छा है। दूसरे विद्यार्थी से आपने साक्षात्कार लिया, उसने कहा कि ये जो शिक्षक है उसका संप्रेषण अच्छा है तथा समय पर आते हैं। तीसरे ने कहा कि वो समय पर भी आते हैं, उनका संप्रेषण भी बहुत प्रभावी है तथा वो बहुत जीवंत उदाहरण देते हैं। चौथे ने कहा कि वो जीवंत उदाहरण देते हैं, साथ ही वो बहुत अच्छे से अपनी बात को हमारे सम्मुख रख पाते हैं और उनका जो ज्ञान का स्तर है वह भी ये बहुत ही प्रभावी है। तो ऐसे जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते गए, उनको साथ साथ संकलित करते गए, वहाँ से हम कैटेगरीज जनरेट करते रहते। जैसे पहले वाले ने क्या कहा था, पहले वाले मान लिया कहा कि वो जो शिक्षक हैं उनका संप्रेषण बहुत अच्छा है और वो कक्षा में समय पर आते हैं। तो दो यहाँ पर चीज़ें या दो कैटेगरीज निकल के आती हैं कि समय पर आना और बहुत ही प्रभावी संप्रेषण होना। दूसरे के केस में हो सकता है कि उसने संप्रेषण की बात की हो और उदाहरण देने की बात की हो। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी कैटेगरीज जनरेट करते रहते हैं। फिर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी के चारों तरफ अन्य कैटेगरी विद्यमान है। जैसे इस उदाहरण में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण एक कोर कैटेगरी का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति यही कह रहा है कि वो बहुत ही अच्छे से अपनी बात को हमारे सम्मुख रखते हैं, उनका संप्रेषण बहुत प्रभावी है, इस वजह से हम लोग उनकी कक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं। तो उस कैटेगरी का चयन करना जो कैटेगरी हमारी अनुसंधान के, हमारे आंकड़ों के मूल में निहित है, यह भी आधारित सिद्धांत का एक प्रमुख विशेषता है। अच्छा, इस मूल वर्ग का जो चयन है वह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि ये जो वर्ग आया है, यह वर्ग कितनी बार घटित हुआ, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, और जब घटित हुआ उसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी कि उसकी तीव्रता कितनी है। हो सकता है बहुत सारी चीजें बार बार घटित होती हो लेकिन इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता उतनी ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उतनी बार घटित नहीं होती लेकिन वो बहुत ही इंटेंसिव होती हैं, बहुत ही इफेक्टिव व प्रभावी होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मानव व्यवहारों को ही देख लें तो हमारे व्यवहार में बहुत सारे अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, है ना। उसमें से एक पक्ष ऐसा हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए हम माने कि हमारा चरित्र, तो हम चरित्र के संबंध में बहुत सारी बातें नहीं आई हैं, सिर्फ 2-4 कैटेगरीज ही आई हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि वह हमारे व्यवहार को बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रभावित करता है, तो इसलिए यहाँ पर मूल कैटेगरी के रूप में हम उसको रख सकते हैं। अर्थात दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि व्यवहार कितनी बार घटित हो रहा है तथा व्यवहार किस तीव्रता के साथ घटित हो रहा है। अगली जो विशेषता है आधारित सिद्धांत की, वह है सिद्धांत का निर्माण करना। अर्थात जब हमने एक कोर कैटेगरी, एक मूल वर्ग को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसकी पहचान कर ली है, तो उसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं। और यह सिद्धांत हम कई रूपों में प्रस्तावित कर सकते हैं। हम एक कोडिंग प्रतिमान के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं, हम एक कहानी के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं, हम एक परिकल्पना के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं, है ना। तो जब हम इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम उस सिद्धांत को प्रपोज करते हैं, उस सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं जिसके आधार पर उस घटना की, उस क्रिया की, उस प्रक्रिया की व्याख्या हो सके जिस प्रक्रिया का अध्ययन हम करना चाहते थे।
परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिद्धांत हम प्रस्तावित करते हैं उसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, या उसका एप्लीकेबिलिटी जो है वह सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन व्यक्तियों के आधार पर हम उस सिद्धांत का निर्माण करते, अर्थात इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वह एप्लीकेबिलिटी बहुत विस्तृत नहीं होती है। आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आधारित सिद्धांत क्या है, आधारित सिद्धांत की प्रक्रिया क्या है ना? क्या है आधारित सिद्धांत? आधारित सिद्धांत इस प्रकार का अनुसंधान है जहां आंकड़ों के आधार पर हम किसी क्रिया, प्रक्रिया अथवा अंत्यक्रिया की व्याख्या करते हैं। हम एक सिद्धांत यहां पर प्रस्तावित करते हैं जो सिद्धांत आंकड़ों में निहित होता है। दूसरा, हमने ये जाना कि इस सिद्धांत का जो मूल है वह समाजशास्त्र में निहित है, क्योंकि दो समाजशास्त्रियों द्वारा, ग्लेजर तथा स्ट्रोस के द्वारा डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी नाम की पुस्तक लिखी गई जिसमें इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया। हमने आधारित सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं के संबंध में बातचीत की कि यह जो सिद्धांत है यह इमर्जेंट होता है ना, यह इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है ना। साथ ही हमने ये जानने का प्रयास किया कि आधारित सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों यह सिद्धांत अन्य अनुसंधानों से अपने आप को अलग या एक डेफिनेट क्यों यह अन्य अनुसंधानों से अपने आप को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। जैसे इस अनुसंधान की प्रमुख विशेषता कि यहाँ पर सैद्धांतिक न्यायादर्श अपने आप में एक ऐसा सिद्धांत है ये जो कि थ्योरेटिकल सैंपलिंग के कंसेप्ट को हमारे सम्मुख रखता है। यह एक प्रक्रिया उपागम है क्योंकि यहाँ पर हम प्रोसेस का, प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण साथ साथ चलता रहता है, साथ ही तुलनात्मक रूप से यानी कि कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस का कंसेप्ट यहाँ पर होता है। मेमो यानी कि स्मृति पत्र का कंसेप्ट भी आधारित सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है। साथ ही जब हम कैटेगरीज बनाते हैं इस आधारित सिद्धांत में तो एक मूल कैटेगरी का चयन यानी कि एक मूल वर्ग का चयन करना इस सिद्धांत की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। अंततः हम क्या करते हैं, एक सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं, उस प्रस्ताव को रखना, उस सिद्धांत को प्रस्तावित करना भी एक इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। अगले व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आधारित सिद्धांत को हम किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं, साथ ही इस आधारित सिद्धांत को प्रस्तावित करने के कौन कौन से प्रमुख सोपान हैं। हम ये सब अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद।